हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राय सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आप सबको पता है और आप लोगों ने नोटिफिकेशन वाली मेरी वीडियो भी देखी होगी जो कल मैंने लॉन्च किया था फेसबुक और यूट्यूब पे दोनों पे लॉन्च किया था, जहां मैंने WB टेट 2022 की नोटिफिकेशंस के बारे में और 11 दिसंबर को होने वाली इसकी परीक्षा के बारे में मैंने आपको बताया था। और ये बताया था कि केवल 70 दिन है आपके पास और 70 दिन में कैसे हम पूरी स्ट्रैटेजी बना के WB टेट को केवल पूरा ही नहीं कर सकते बल्कि उसे क्रैक भी कर सकते हैं पूरे मार्क्स के साथ और बेहतरीन मार्क्स के साथ। यानी 120 से लेके 135 तक का स्कोर आप कर सकते हैं अगर आप काबिल एकेडमी के दर्शक हैं, काबिल एकेडमी को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप ये स्कोर जरूर पा सकते हैं। उस कड़ी की पहली कड़ी, उसका पहला अध्याय हम लिखने जा रहे हैं जो मैं शुरू कर रहा हूं मैथ्स पेडागोगी से। जी हाँ, एग्जाम में 30 नंबर की मैथ्स है जिसमें आपका 80% मैथ्स है और 20% आपका मैथ्स पेडागोगी है। तो आज मैं जो पहली वीडियो लेकर आया हूं ये मैथ्स पेडागोगी से है, जहां हम ये समझेंगे कि स्कूलों में जो टीचर्स के द्वारा जो मैथ्स पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसमें कौन कौन सी कठिनाई आती है, ये क्यों ज़रूरी है, इसका हमारे डेली लाइफ में, रियल लाइफ में इसका क्या संबंध है, कैसे इसको हम डील करते हैं। अलग अलग छात्र की अलग अलग खूबसूरती होती है, मजबूती होती है, बहुतों की कमियां भी होती है, बहुत लोग को इससे डर भी लगता है और इसलिए उनकी पढ़ाई बहुत ख़राब भी हो जाती है। इन सब परेशानियों से कैसे जूझे एक शिक्षक होने के नाते और कैसे समस्या जो आती है हम उसे कैसे दूर करेंगे, ये सब कुछ हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स के आए हुए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से हम अलग अलग टॉपिक को विस्तार से जानेंगे और इसलिए हमें लेसन्स को अलग से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी और समय पे ना केवल आपका प्रिपरेशन पूरा होगा बल्कि आप एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार भी हो जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से लेके अंत तक। हर वीडियो में रोज़ लगातार बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से हो सके। पढ़ाई पूरी फ्री है, निःशुल्क है और कंप्लीट है। इसके लिए कहीं भी आपको पैसे देके पढ़ने की जरूरत नहीं, ना ही आपको कुछ 1 रुपया खर्च करने की जरूरत है। केवल आपको काबिल एकेडमी को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। तो सोच क्या रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल अंग्रेजी में है, लेकिन अब मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों को समझाऊंगा, बांग्ला मीडियम वाले भी समझेंगे और अपने क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि चीजें क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टीचिंग शेप एट द प्राइमरी लेवल। देखिए क्वेश्चंस को जब भी आप पेडागोगी, मैथ्स पेडागोगी, इंग्लिश पेडागोगी, हिंदी पेडागोगी, चाइल्ड पेडागोगी या EVS पेडागोगी, जब भी इन सवालों को आप सॉल्व करेंगे या इन सवालों का जब चेहरा देखेंगे तो बड़ी एक खूबसूरती है इन सवालों में। कि जब मैंने आपको कल कहा था WB टेट के इंट्रोडक्शन के नोटिफिकेशन में वीडियो में कि जब आप सवालों को सॉल्व करने जाएं तो आप ध्यान रखें, अपने आप को एक शिक्षक के दृष्टिकोण से देखें कि आप एक स्कूल में एक शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं। अगर आप मैथ्स के टीचर हैं तो इस सवाल को मैथ्स के टीचर के दृष्टिकोण से देखें और समझें कि जब आप प्राइमरी लेवल में यानी प्राथमिक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जब शेप्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, शेप्स क्या होते हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, ओवल, रेक्टेंगल, जब ये चीजें आप पढ़ा रहे होते हैं तो कह रहा है विच द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टीचिंग शेप एट द प्राइमरी लेवल। आखिर वो कौन सा प्रोसेस है जो शेप पढ़ाते वक्त जो है उसे गलत माना जाता है अगर आप एक प्राइमरी स्कूल में शेप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो प्राइमरी स्कूल यानी कि क्लास 1, 2, 3, 4, 5, यही तो है WB टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो कौन से प्रैक्टिस को हम गलत मानते हैं। अब आपके पास देखिए 4 ऑप्शन है और हर एक क्वेश्चंस को मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझाऊंगा। अगर आप इन सवालों को अगर समझते हैं, हर सेक्शन में, हर वीडियो में मैंने 10 बेहतरीन सवाल लिए हैं। अगर आप ये सवाल को समझते हैं जैसा कि मैं बता रहा हूं, आने वाले 100 क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इतना आपको नॉलेज हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। टेकिंग लर्नर्स टू फील्ड ट्रिप्स कह रहा है कि प्राइमरी लेवल में जब आप शेप्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ट्राइंगल हो, सर्कल हो या ओवल हो या आपका स्क्वायर हो या आपका रेक्टेंगल हो, जब इसकी बेसिक जानकारी आप प्राइमरी लेवल में बच्चों को दे रहे होते तो कौन सा प्रैक्टिस गलत है। पहला, टेकिंग लर्नर्स टू फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ सिखाने के लिए जब आप बच्चों को मैथमेटिक्स के किसी टॉपिक को अगर आपको पढ़ाना है और आपको ऐसा लगता है कि बच्चे उसको नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, स्कूलों के द्वारा एक्सकर्शन, भ्रमण पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं। जैसे अगर आपके बच्चे ट्राइंगल, राउंड, ओवल, स्क्वायर, रेक्टेंगल या स्टार शेप हो गया या किसी भी शेप को समझने में मुश्किल है तो हम क्या करते हैं, बच्चों को उसे डेली लाइफ से रिलेट करने के लिए उसे बाहर ले जाते हैं। मान लीजिए नदी किनारे आप चले गए
और आपने बच्चों से कहा कि ठीक है बच्चों, आपने जो स्कूलों में अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, प्रिंट करके पढ़ा है, ठीक है, ये तस्वीरें बनाई हैं, मैं चाहता हूं कि उन सभी शेप्स में जितने भी यहाँ पत्थर वगैरह मिल रहे हैं जो नदी में मिलते हैं, नदी में पानी मिलता है, उन्हें आप ढूंढ के लाए। तो आपने किसी को बोला कि भाई तुम जाओ, तुम राउंड वाले जितने ऑब्जेक्ट लेके आओ, आपने किसी का ट्रायंगल वाले लेके आओ, आपने किसी का स्टार वाले शेप वाले लेके आओ, स्क्वायर वाले लेके आओ, रेक्टेंगल लेके आओ। जब आप ये फील्ड ट्रिप पे लोग बच्चों को ले जाते हैं मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए, और जब बच्चे उसे एक्टिविटी की तरह करते हैं तो उसे अपने जीवन में वो इतना डीप उसको ले जाते हैं कि कभी भी वो कॉन्सेप्ट उससे दूर नहीं जाता है और वो चीज़ें जिंदगी भर उसको याद रहती है। तो ये तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है कि किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए आप फील्ड ट्रिप करते हैं। खासकर ये ज्योग्राफी में होता है। ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, अगर आपको किसी को सौर ग्रह, सौर मंडल के बारे में पढ़ाना है, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाना है, ग्रहों की जानकारी देनी है, तो आपने पहले उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया कि सूर्य क्या है, सोलर सिस्टम क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, कैसे घूमते हैं, लूनर एक्लिप्स क्या होता है, सोलर एक्लिप्स क्या होता है। लेकिन जब इसे अगर आपको प्रैक्टिकली समझाना है तो उसे आप साइंस एक्सकर्शन में उन जगहों पे ले जाते हैं अलग अलग शहरों में जहां साइंस की म्यूजियम बनी होती है और जहां पे एक बड़े से गुंबद के अंदर अंधकार करके बच्चों को 3D के जरिए, पिक्चर के जरिए, विजुअलाइज दृश्य के जरिए दिखाया जाता है कि आखिर सोलर सिस्टम होता कैसे है। तो बच्चों को फील होता है जैसे कि वो ब्रह्मांड में है और सोलर सिस्टम उसके अगल बगल जा रहा है, तो उसको एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है। तो फील्ड ट्रिप बहुत ही बेहतरीन जरिया होता है किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए, और खासकर अगर ये शेप की बात हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दूसरी, यूजिंग कार्डबोर्ड प्रैक्टिस। अब कार्डबोर्ड क्या होता है, आपने एक कार्डबोर्ड दिया है, साथ में कैंची आपने दिया है और आपने बच्चों को बोला है कि स्क्वायर शेप काट के दिखाओ, स्टार शेप काट के दिखाओ, मुझे रेक्टेंगल काट के दिखाओ। किसी को आपने कहा कि भाई चलो एक सर्कल मुझे बना के दिखाओ, आपने किसी को कहा कि अपने जो ट्रायंगल है बना के दिखाओ। अभी अपने एक चिप्स निकला हुआ है टेढ़े मेढ़े, है ना, टेढ़े मेढ़े आप खा रहे हो, बताओ कि देखो ये क्या है, बड़ा अच्छा लगता है चिप्स है, पर इसका शेप कैसा है बताओ। लोग बोलेंगे सर ये तो ट्रायंगल जैसा दिखता है, क्योंकि वो तीनों शेप क्या होता है, ट्रायंगल, त्रिभुज की तरह है। जब इस तरह के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप कार्डबोर्ड के जरिए काट के या पेपर कटिंग के जरिए, पेपर फोल्डिंग के जरिए चीज़ों को समझाते हैं तो बच्चे उसे डेली लाइफ में उतार पाते हैं और मैथमेटिक्स का बहुत आसान लगने लगता है, चाहे वो शेप हो या कोई भी टॉपिक हो। तो ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। तीसरा है डिस्प्लेइंग कॉन्क्रीट मटेरियल। अब ये कॉन्क्रीट माने क्या होता है, ठोस, यानी कि सॉलिड, यानी कि अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो स्कूल में एक खास चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं टीचिंग लर्निंग एड मटेरियल ना भी लिखे तो भी समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बच्चों को जब आप प्राइमरी लेवल पे शेप्स की जानकारी दे रहे हैं, आकार या आकृति की जानकारी दे रहे हैं, तो स्कूलों में बहुत सारे खिलौने पड़े होते हैं जो अलग अलग शेप्स के होते हैं, है कि नहीं। जैसे कि गेंद हो गया, फुटबॉल हो गया, बैट हो गया, बल्ला हो गया, स्केल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप बच्चों को स्कूल में बैठे ही इन चीज़ों को दिखा के, उनके हाथ में देकर, छू कर, स्पर्श करके उन्हें सिखा सकते हैं कि बच्चों शेप्स कैसा होता है। जब इस तरह के एजुकेशन आप देते हैं तो आगे जाके जब वो ज्योमेट्री की क्लास करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट उन्हें ज्योमेट्री सीखने में काफ़ी मदद करता है। तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो अगर ये तीनों सही है तो जाहिर सी बात है ये लास्ट वाला जो है वो क्या होगा, गलत होगा। अब लास्ट वाला जो है ये हर स्कूल में ये अपनाया जाता है ना। क्या है, गिविंग वर्कशीट फॉर प्रैक्टिस। मतलब शेप समझाने हैं तो आपने क्या किया, प्रिंट करके दुनिया भर का वर्कशीट दे दिया। जब आप प्रिंट करके दुनिया भर का वर्कशीट देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए तो उससे होता कुछ नहीं है, बच्चे उसको मगिंग करते हैं, पढ़ते हैं, बार बार करते रहते हैं, लेकिन चीज़ों को ना ठीक से ना देख पाते हैं, ना छूने का अनुभव होता है, ना बाहर उन चीज़ों को देखने का, ना ग्रुप एक्टिविटी, कुछ नहीं हो पाता है। रियल डेली लाइफ में रियल एग्जाम्पल के जरिए वो सीख ही नहीं पाते। तो ये सही अप्रोच नहीं है। हम करते हैं, करना चाहिए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन ये अप्रोच जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो आई होप आपको इस सवाल का जवाब जब मैंने दिया तो मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे आने वाले सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, क्योंकि ये एक शिक्षक के दृष्टिकोण से दिया गया जवाब है। तो इंग्लिश मीडियम हो, बांग्ला मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, बहुत बेहतर तरीके से हर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। तो दूसरा सवाल जो है हम देखेंगे, हर क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से समझिए, चीज़ों को पकड़िए, चीज़ें क्या हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे है और सवाल मैं समझाता हूँ आपको। बहुत ही शानदार सवाल है और इसे करने में भी आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। समझेंगे चीज़ों को क्या है, कैसे करते हैं। देखिए, इन एन असेसमेंट कंडक्टेड बाय क्लास 3 टीचर, क्लास 3 टीचर मिस सुमन है जो क्लास 3 की टीचर है, और वो एक असेसमेंट ले रही है, एक टेस्ट ले रही है कि बच्चों ने कितना अच्छा सीखा है टेस्ट के जरिए। तो शी फाउंड आउट दैट अ मेजॉरिटी ऑफ हर स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग करेक्ट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू।
तो क्लास में ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं कि उनको काफ़ी जो है डिफ़िकल्टी हो रही है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है पहचानने में कि आखिर करेक्ट प्लेस वैल्यू क्या है और करेक्ट फेस वैल्यू क्या है। यानी जो नंबर्स आपको दिए रहते हैं उनमें किसी नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है। मिस सुमन ने देखा व्हाट कुड नॉट बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस मिसकंसेप्शन, यानी यहां पे बोला यह जा रहा है कि आखिर इसके कारण क्या है। ये कारण आपको 4 दिया गया है, लेकिन सवाल ठीक से पढ़िए, व्हाट कुड नॉट बी द पॉसिबल रीजन, इनमें से कौन ऐसा कारण है जो इस परेशानी का कारण नहीं हो सकता है, उस कारण से ये नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें वो एक निकालना है, यानी 3 है जिससे हो रहा है, एक से नहीं हो रहा। देखते हैं पहला क्या है। मेनी यंग चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी विथ प्लेस वैल्यू बिकॉज इट इज एब्स्ट्रैक्ट, इट इज मतलब बियॉन्ड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जिसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ती है। यंग चिल्ड्रन आर कॉन्क्रीट लर्नर्स, दे नीड सेंसरी एक्सपीरियंसेस टू डेवलप देयर लर्निंग। देखिए मैं यहां क्या बता रहा हूं कि मेनी यंग चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी विथ प्लेस वैल्यू बिकॉज इट इज एब्स्ट्रैक्ट। प्लेस वैल्यू, देखिए प्लेस वैल्यू क्या होता है, मैं पहले समझा देता हूं एग्जांपल के लिए। मैंने यहां दिया 2 3 4 5 6 और मैंने पूछा कि आप मुझे बताइए प्लेस वैल्यू ऑफ 5। यहां पे 5 की जो प्लेस वैल्यू है आपको मुझे वो बतानी है। तो देखिए 5 तो यहां है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप काउंट कर दीजिए 1s 10s 100 1000 10,000। मुझे 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो ये 5 जो है 10s प्लेस पे है। अगर ये 10s प्लेस पे है तो ये 5 जो है 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 50, हम 50 लिखेंगे। लेकिन अगर हमसे फेस वैल्यू पूछा जाए, फेस वैल्यू ऑफ 5, तो फेस वैल्यू क्या होता है, जो दिखता है वही बिकता है ना। 5 जो है किसकी तरह दिखता है, अरे भाई 5 की तरह दिखता है, तो वो डिजिट इटसेल्फ इज द फेस वैल्यू। जो डिजिट होता है ना वो खुद ही अपना फेस वैल्यू है, तो इसकी फेस वैल्यू है कितनी 5। अब अगर पूछा जाए कि इस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस कितना है, तो हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू 50 और फेस वैल्यू 5, हम दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दोनों का सम पूछेगा तो हम बोलेंगे 50 + 5 = 55। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल पे, बहुत ही बेसिक लेवल पे वी ट्राई टू गिव दिस नॉलेज टू द प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी चिल्ड्रन, सो दैट दे मे अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, सो दैट जब वो अपर क्लास में जाएंगे तो जो बड़े बड़े इस पे जो सम्स होते हैं, प्लेस वैल्यू और जो फेस वैल्यू है, इनका बहुत नंबर सिस्टम में एक बहुत बड़ा एक रोल होता है मैथमेटिक्स को करने के लिए। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट माना जाता है कि बेसिक लेवल पे उन्हें समझना दिक्कत हो जाता है। क्यों होता है, यू नो, यंग चिल्ड्रन आर कॉन्क्रीट लर्नर। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कोई सॉलिड थिंग, यानी कि बच्चे जो है ना सेंसरी एक्सपीरियंस से जल्दी सीखते हैं। यानी कि जब आप कोई चीज़ें जब उनको हाथ में देते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए, या ग्रुप एक्टिविटी करने के लिए उन्हें कोई ग्रुप टास्क देते हैं स्कूल में, या कोई टीचिंग लर्निंग एड मटेरियल के जरिए उन्हें सिखाते हैं, ठीक है, या बाहर फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं, तो चीज़ों को देख कर, करके, छू कर, देख कर, अनुभव करके सीखना पसंद करते हैं। तो इसलिए उन्हें इस तरह से वो लर्निंग को डेवलप करते हैं। तो ऐसे लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो ये तो बात जो है बिल्कुल सही है, ये एक रीज़न है, बिल्कुल रीज़न है ना। अब एक you need to think from the perspective of a teacher. It is important to help children connect the concept of place value to the real world. ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को ये बताएं, जब आप प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को सिखा रहे हैं तो प्लेस वैल्यू का रियल वर्ल्ड, हमारे संसार से, डेली लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं, सब्जी खरीदने से लेके रात को सोने तक, टीवी देखने से लेके घर में कोई शेयरिंग करने पे, ठीक है ना, माता पिता हमें कुछ देते हैं, हम कुछ शेयर करते हैं, 5 चॉकलेट दिया, 2 भाई को शेयर कर दो, 1 बहन को दे दो, बाकी रख लो। जब रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है प्लेस वैल्यू को। ऑफन प्राय क्या होता है, चिल्ड्रन डू नॉट सी हाउ मैथमेटिक कॉन्सेप्ट अप्लाई टू देयर इंडिविजुअल लाइफ। चिल्ड्रन डू नॉट सी, बच्चे ना समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि देखिए प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हाई स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, जब बच्चे ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं। यहाँ पे मैच्योर्ड नहीं होते, बहुत ही छोटे छोटे नंबर के जरिए हम बच्चों को सब्ट्रैक्शन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं। तो बच्चे जो है देख नहीं पाते हैं कि आखिर हम जो गणित सीख रहे हैं स्कूलों में, मैथ सीख रहे हैं, उसे हम अपने डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने घटाना सीखा है, सब्ट्रैक्शन सीखा है, बच्चे जान ही नहीं पाते हैं कि 10 में से अगर 4 हम माइनस करें तो 6 होता है। अगर इसे डेली लाइफ में हम डालें तो क्या होता है, आपने बच्चे को 10 चॉकलेट दिया, अब वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप कह रहे हैं ठीक है बेटा ऐसा मत करो, आप एक काम करो, आप ना 10 में से 4 अपने भाई को दे दो, बाकी रख लो,
ठीक है ना। तो उसने काउंट किया 1 2 3 4, ये लो भैया तुम 4 ले लो, बाकी वो काउंट करेगा 1 2 3 4 5, अच्छा मेरे पास 6 बचा। वो समझ पाता है कि 10 चॉकलेट था, 4 मैंने दे दिया, 6 मेरे पास बचे हैं, यानी 10 - 4 करने से 6 होता है। ये वो नहीं कर पाते हैं और इससे दिक्कत होती है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को सीखने में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक रीज़न है कि नहीं हो पाता, असुविधा होती है। टीचर्स में हैव डिफिकल्टी टीचिंग प्लेस वैल्यू इफ दे डू नॉट पर्सनली अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट, हैंस लीडिंग मिसकॉन्सेप्शन इन स्टूडेंट। मिसकॉन्सेप्शन में चीज़ों को समझ ही नहीं पाए, गलत समझ लिए। तीसरा रीज़न ये है कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना वो अपडेट नहीं है। उन्हें खुद प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन अगर टीचर को खुद ही प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो स्कूल में क्या होगा, बच्चों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट मिलेगा उसमें मिसकंसेप्शन हो जाएगा। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलत धारणा हो जाएगी, चीज़ें ठीक से पता नहीं होंगी, और जब वो सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, एरर होगा, मिस्टेक होगा और हमेशा होगा। तो ये भी एक रीज़न होता है कि टीचर को भी अपना लेसन प्लान तैयार करना है, जो चीज़ें वो पढ़ाने जा रहे हैं, डिलीवर करने जा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो तीनों रीज़न है, तो ये रीज़न नहीं हो सकता है। और जो आंसर होगा वो देखिएगा बड़ा ही बचकाना सा होगा। पेडागोगी ऐसे ही वर्क करता है सबके लिए। इफ यू आर अ टीचर एंड यू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ टीचर, यू विल कम टू नो विच वन विल बी योर आंसर एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। धीरे धीरे आप मैच्योर हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा हाँ पेडागोगी में आंसर कैसे आता है, किस दृष्टिकोण से आता है। लास्ट है केयरलेसनेस एंड शॉर्ट अटेंशन स्पैन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास व्हेन मिस सुमन was teaching the concept of place value and face value। कि मिस सुमन जब क्लास में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की जब कॉन्सेप्ट को पढ़ा रही थी तब बच्चे लापरवाही कर रहे थे, कभी ध्यान दे रहे हैं, कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, कभी बातें कर रहे हैं तो कभी ध्यान दे रहे हैं, डांट पड़ रही है तो सुन रहे हैं लेकिन सुनने का मन नहीं है, अटेंशन नहीं है। तो इससे जो है देखिए ये एक रीज़न है कि बच्चे का ध्यान ना दे, लेकिन ये रीज़न उतना स्ट्रांग नहीं है। ये रीज़न जो है ना उतना स्ट्रांग नहीं है। व्हाट कुड नॉट बी द पॉसिबल, संभावित। आपको रीज़न ढूंढना है सॉलिड, लॉजिकल। ये लॉजिकल नहीं है, ये एक क्लास में होने वाला आम प्रॉब्लम है। इसे अपने क्लास को इंटरेस्टिंग बना के इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट से कोई लेन देन नहीं है। ऐसे तो अगर कोई एब्सेंट हो जाए तो उसे भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो आ जाए और उसे आप समझा दे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। सो मुझे लगता है कि चीज़ें एकदम क्लियर है। तो रियल वर्ल्ड के साथ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दे के चीज़ों को समझाने से चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो देख कर, छू कर, समझ कर जल्दी सीखते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल चलते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आप चीज़ों को वैसे ही समझें। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है क्लियरिंग द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस बाय गिविंग रियल लाइफ एग्जाम्पल बिफोर टीचिंग स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस इज हेल्पफुल बिकॉज। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको आज में। देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि आपको क्लास में लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ाना है। एज अ टीचर, यू आर अ मैथमेटिक्स टीचर एंड यू वांट टू टीच प्रॉफिट एंड लॉस इन द क्लास। नाउ बिफोर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कि लागत मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जितनी कीमत में आपने चीज़ को खरीदा है बेचने के पहले या बनाया है उसे बेचेंगे बाद में, और सेलिंग प्राइस जिस दाम पे आप सामान को बेच रहे हैं। तो ऐसा क्यों ज़रूरी है, इससे क्या हेल्प होता है। काफ़ी हेल्पफुल होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने से पहले आप बच्चों को कॉस्ट प्राइस पढ़ा दें और सेलिंग प्राइस की कॉन्सेप्ट को पढ़ा दें। ये क्यों ज़रूरी होता है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, और इससे भी हम लोग को बहुत कुछ जो है सीखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और चीज़ों को देखते हैं पहला क्या है, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 3 है और देख लेते हैं। सबसे पहला, फॉर द सेक ऑफ यूटिलाइजिंग फ्री टाइम। अब ये कौन सी बात हुई, मतलब आपके पास बहुत सारा समय है, लीजर टाइम है, फुर्सत के पल है, इसलिए आप पढ़ाओगे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ये तो बचकाना सा सवाल मैंने ये हो गया। इससे क्या मतलब है, खाली टाइम में तो क्या पहाड़ से कूद जाएंगे, नाले में कूद जाएंगे क्या, नहीं ना, कुछ यूटिलाइज करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे। टू कनेक्ट द मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल। इसलिए कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ा रहे हैं उसके पहले अगर आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं तो इससे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने जाएंगे तो मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को
माने लर्निंग को मीनिंगफुल बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए कोई बेसिक फंडामेंटल चीज़ अगर पढ़ाना ज़रूरी है तो पहले हम वो इसलिए पढ़ाते हैं कि जब वो रियल टॉपिक में हम जाएं तो टीचर को या स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो समझने में कि व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो दिस मे बी आवर आंसर, ये हो सकता है आंसर कि हमारा आंसर हो जाए। आगे देखते हैं, टू हेल्प वीक स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पढ़ाने से पहले लागत और विक्रय यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पढ़ाने का कमजोर स्टूडेंट का क्या रिलेशन है? क्या जो स्ट्रांग स्टूडेंट है वो क्या पढ़ के आए थे व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस? उनको भी तो उतना ही जरूरत है जितना कमजोर स्टूडेंट को जरूरत है। तो ये तो बचकाना सा रीजन हो गया ना, ये कोई रीजन नहीं है कि जो कमजोर स्टूडेंट है उनको अच्छा होगा, जो स्ट्रांग स्टूडेंट है उनके लिए भी नया लेसन है, जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए भी नया लेसन है। दोनों को पढ़ना जरूरी है, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस। क्या हम स्कूल में ऐसा करते हैं एज ए टीचर? जो कमजोर बच्चे कौन है वो बैठो, बाकी बच्चे बाहर जाओ, हम इनको ये पढ़ाएंगे, तुम लोग स्ट्रांग वैसे नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं चलता है क्लास, ये नहीं है। टू बेटर एक्सप्लेन गिफ्टेड लर्नर, गिफ्टेड होता है कि जो जन्मजात बुद्धिमान होते हैं, जीनियस होते हैं, तो जो अगर वो ऑलरेडी गिफ्टेड है तो उसको और क्या ज़रूरत है, उसे तो आप कुछ भी पढ़ा दोगे वो और बेटर करता जाएगा। तो ये भी कोई रीज़न नहीं हुआ कि क्लास में अगर कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हो तो इसका कमज़ोर के साथ कोई रिलेशन है, जीनियस और गिफ्टेड स्टूडेंट से कोई रिलेशन है कि नहीं, या आपके पास बहुत फ्री टाइम है तो आप इसलिए पढ़ा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैथमेटिक्स टॉपिक से पढ़ाना चाहते हो वो लर्निंग मीनिंगफुल हो, इसलिए उसके पहले जो प्रायर टॉपिक है उसको पढ़ाना ज़रूरी होता है। तो ये वाला बी नंबर हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे जो है क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और हम लोग हर वीडियो में 10 सवाल करेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए, स्किप करके ना देखें। सोहाना, अ मैथमेटिक्स टीचर, वाज टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर टू हर लर्नर। सोहाना एक मैथमेटिक्स टीचर है और वो अपने बच्चों को पेरीमीटर से, हम लोग हिंदी में कहते हैं परिसीमा, बांग्ला में मुझे पता नहीं, मे भी परिमिति बोलते होंगे, पोरीसीमा, लेकिन यहाँ परिसीमा। तो पेरीमीटर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जैसे कि स्क्वायर है ना, मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये आपका स्क्वायर है तो इसके चारों तरफ जो भुजाओं की लंबाई है सब जोड़े कितना होगा? अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7 5 12 6 18 हो जाएगा। तो ये 18 क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया। तो सुहाना जो है अपने बच्चों को पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को समझा रही है। कैसे समझा रही है? What she did was, instead of verbally introducing the concept, she has used learning resources from her immediate environment. क्या किया है उसने कि जो वर्बली चीज़ों को पढ़ाने के बजाय आसपास में जो भी चीज़ें उपलब्ध है, रिसोर्सेस उपलब्ध है एनवायरनमेंट में, उसको यूज़ करती है। आराध्या ब्रॉट फ्यू स्टिक्स एंड बॉक्सेस। आराध्या क्या करती है? कुछ डंडे और कुछ बॉक्सेस ले आती है, विच वर कीप्ड अनयूटिलाइज्ड एट होम, जो उसे घर पे बिना मतलब पड़े हुए थे, यूज नहीं हुआ, वो ले आ जाए। विद दोज ऑब्जेक्ट शी वॉज सक्सेसफुल इन ऑर्गेनाइजिंग द ग्रुप एक्टिविटी एंड देयर बाई हेल्पिंग द लर्नर्स टू लर्न द अफोरमेंशन्ड कॉन्सेप्ट। तो इस स्टिक्स के और बॉक्सेस के जरिए जो कि रिसोर्सेस आपके आसपास के एनवायरनमेंट में उपलब्ध थे, इससे आपने पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को ग्रुप एक्टिविटी और ग्रुप टास्क के जरिए उन्हें काम देकर चीज़ों को खुद करके सिखा के आपने पेरीमीटर क्या है आपने सिखा दिया। तो शी वॉज मेकिंग यूज वन ऑफ द, तो उसने, सोहाना टीचर ने आखिर इनमें से किसका इस्तेमाल किया? बहुत ही आसान है। कह रहा है मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, नहीं, मैथमेटिक्स लेबोरेटरी क्या होता है? एक ऐसी लेबोरेटरी प्रयोगशाला जहां पे मैथमेटिक्स से प्रयोग करने के लिए सारे इक्विपमेंट और apparatus मौजूद होते हैं और एक स्पेशली ट्रेंड पर्सन वहां पे होता है जो बच्चों को उनको मैथमेटिक्स के एक्सपेरिमेंट करने के लिए हेल्प करता है। तो इसका इससे कोई लेन देन नहीं है। लर्निंग रिसोर्सेज फ्रॉम इमीडिएट एनवायरनमेंट, आपके आसपास जो भी उपलब्ध है पर्यावरण में, आपने वहां से उन चीज़ों को लेके आपने चीज़ों को सिखा दिया। तो ये सोहाना तो यही किया ना, उन्होंने कुछ डंडे ले आए, कुछ बॉक्सेस ले आए और पेरीमीटर कॉन्सेप्ट को सिखा दिया, है कि नहीं? ये होगा आंसर हमारा। वेब रिसोर्सेज। अब वेब रिसोर्सेज क्या होता है? यानी इंटरनेट पे आपको जो चीज़ें उपलब्ध हो जाती है गूगल पे, वहाँ से आपने निकाल के चीज़ों को आपने वर्बली पढ़ा दिया। तो ये भी नहीं होगा, वर्बली तो उन्होंने यूज़ ही नहीं किया है, इंस्टेड वर्बली। ऑथेंटिक मैथमेटिक्स मटेरियल, मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ कोई भी असली मटेरियल लेके, या बुक्स हो या कुछ भी कहीं पे लिखा हो कि व्हाट इज़ पेरीमीटर और पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, किसी का भी, तो ये भी उन्होंने इस्तेमाल लिखा है ना। इंस्टेड ऑफ वर्बली इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट, मुंह से नहीं पढ़ाया, करके पढ़ाया कि पेरीमीटर को निकाला कैसे जाता है। यानी कि
जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं ना मैथ्स का या किसी भी टॉपिक का, उसको रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सिखाया गया है कि नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब आएगा हमारा पास 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर्स एट द प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में जब आप बच्चों को संख्या का ज्ञान देते हैं, जीरो से लेके 10 तक, फिर 20, 100 तक जो ज्ञान देते हैं, तो ये जब नंबर्स की जो ज्ञान देते हैं प्राइमरी लेवल पे, ये ज्ञान देते वक्त कौन सी बात जो है सच नहीं है, सही नहीं है, यानी 3 सही है, 1 गलत होगा। देखते हैं। चिल्ड्रेन कम इक्विप्ड विथ सेट ऑफ इंट्यूटिव एंड कल्चरल आइडियाज अबाउट नंबर्स एंड सिंपल ऑपरेशंस। बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग फैमिली से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, उनके पास संख्याओं का कुछ ना कुछ तो नॉलेज होता है। अब कैसे? हर एक के घर में सीढ़ियाँ होती हैं और पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं कि जब सीढ़ी पे चढ़ते हो, या बच्चे खुद का भी ये होता है कि सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी पे चढ़ते 1 2 3 4 5 6, उतरते वक्त भी 1 2 3 4 5 6, तो जो बेसिक नॉलेज होता है वो होता है। या पेरेंट्स कुछ चॉकलेट्स अगर बच्चे को देते हैं तो कहते हैं कि भाई तुम लोग 2 भाई हो, दोनों भाई में बराबर बराबर बांट लो। तो बच्चा गिनता है मेरे पास कितने हैं तो मैं उसे कितने दूंगा, तो मेरे पास कितने बचेंगे। तो ये जो कॉमन जो डेली लाइफ में जो बच्चे को जो पहले से जो नॉलेज होता है, जो कॉग्निशन होता है, जो बौद्धिक ज्ञान होता है नंबर्स के बारे में, वो पहले से ही होता है ना। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, बच्चे तो आते हैं, ये तो करेक्ट है। वर्किंग विथ लिमिटेड क्वांटिटीज एंड स्मॉलर नंबर्स प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग द चाइल्ड्स कॉग्निटिव कैपेसिटी। देखिए सीधी सी बात है, आपकी जितनी भूख होती है ना आप उतना ही खाते हो। अगर आप भूख से ज़्यादा खा लिए तो कुछ नहीं होना है, आपको उल्टी हो जाना है और बीमार पड़ जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक उसी तरह से प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों का जो बौद्धिक स्तर होता है, सीखने समझने और होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो उतनी नहीं होती है जितनी हायर क्लासेस की होती है। तो उनको उनके बौद्धिक क्षमता में जितना वो लोड ले सकते हैं, उनको उसी हिसाब से नंबर्स के बारे में ज्ञान दिया जाता है। इसलिए स्कूलों में क्या होता है, जब प्राइमरी लेवल पे बच्चों को नंबर्स पढ़ाए जाते हैं तो छोटे छोटे सिंगल नंबर लेके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की बहुत ही बेसिक जानकारी दी जाती है, ताकि आगे चल के जब वो बॉडमास के नियम करते हैं, BOD MAS के बॉडमास के नियम को इस्तेमाल करके सिंप्लीफिकेशन करे, तो इन्हीं बेसिक जानकारियाँ वो वहाँ पे यूज़ कर सके। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। प्राइमरी स्कूल में छोटे नंबर पे हम करते हैं कि ओवरलोड ना हो सके, नहीं तो क्या होगा, बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे और डेली लाइफ के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, पजल्ड हो जाएंगे पूरी तरह से। मैथमेटिकल ऑपरेशन शुड बी फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक नोटेशन। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि मैथ्स में एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, डिवीजन करे या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करे, है ना, इसका एक सिंबॉलिक नोटेशन होता है, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये मैथमेटिकल सिंबल्स हैं। आप जब इनके ऑपरेशंस को छोटे छोटे नंबर लेके जब बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चों ये बताओ कि 3 + 5 कितना होता है, तो बच्चे उंगली पे गिनते हैं, सर 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 4 5। अब करते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये कितना हो गया 8। इसी तरह से अब 5 - 3 भी करवाते हैं कि कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, माइनस करना है 3, तो 1 2 3 हमने माइनस किया सर, तो 1 और 2 बचा। इस तरह से धीरे धीरे स्मॉल नंबर्स को लेके हम नंबर्स की जानकारी देते हैं इन मैथमेटिकल सिंबल्स के जरिए, कि आगे जाके जब वो बॉडमास के नियम को करें तो इस बेसिक जानकारी को यहाँ पे इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो ये भी सही है। तो बचा ये तो गलत ही होने का है, क्या है, इट डेवलप्स अ लैक, यानी कि नंबर्स की जानकारी जब हम प्राइमरी लेवल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो इससे उनके अंदर कमी आ जाती है। किसकी? कॉन्सेप्चुअल बेस की, दैट कंटिन्यूज टू हॉन्ट द चाइल्ड इन लेटर क्लासेस। अगर हम प्राइमरी लेवल में बच्चों को संख्या का ज्ञान देंगे तो ये कहता है कि आगे चल के ये उसको भय देगा, डराएगा और आगे जाके मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये तो गलत बात है, तो बचकाना से बात है। अरे हम बच्चों को अगर प्राइमरी लेवल पे 1 2 3 4 नहीं पढ़ाएंगे तो क्या क्लास 10 में जाके पढ़ाएंगे? तो हो गया उसकी पढ़ाई। ठीक है, तो ये तो नहीं होना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम लोग। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आगे आने वाले वीडियो जब क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूं तो आपको बिल्कुल समझाना ना पड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग शेप्स? टीचिंग शेप्स
एट द प्राइमरी लेवल, एट द प्राइमरी लेवल। कह रहा है कि इनमें से कौन सी बात सही है। प्राइमरी लेवल पे जब हम शेप्स के बारे में पढ़ाते हैं, जो पहला सवाल था, तो अगर हम शेप्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो इन तीनों में कौन सी बात सही है। शेप शुड बी इंट्रोड्यूस यूजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये मैंने अभी कहा 1 नंबर सवाल में कि रियल लाइफ एग्जाम्पल, कंक्रीट चीज़ें लेके, ट्राइंगल, स्क्वायर, ओवल जैसी चीज़ों को लेके, फुटबॉल देख के आप बता रहे हैं ये स्फेयर है ना। जो क्लास में जो ब्लैक बोर्ड है उसको बता रहे हैं कि भैया रेक्टेंगल है, ज्योमेट्री बॉक्स 3D है आपका, ये सब। तो ये जो आप रियल लाइफ जब एग्जाम्पल देके शेप्स को समझाते हैं, चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती है। तो 1 नंबर तो होगा, 1 नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। शेप्स शुड बी टॉट यूजिंग सेवरल एग्जाम्पल्स इन देयर सराउंडिंग। शेप्स अगर पढ़ाना है तो आपके स्कूल में ही या स्कूल के प्रांगण में, ग्राउंड में ही इतनी सारी चीज़ें हैं अलग अलग शेप्स की कि बच्चे उसे देख के आसानी से समझ सकते हैं कि सर्कल क्या है, ओवल क्या है, ट्राइंगल क्या है, रेक्टेंगल क्या है, स्टार क्या है, ट्रापीजियम क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, हर चीज़ समझ सकते हैं। चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, पत्थर ही क्यों ना हो, दीवारें क्यों ना हो, डोर ही क्यों ना हो, या प्रिंसिपल का कमरा ही क्यों ना हो, है कि नहीं। तो 1 और 2 तो होगा। शेप्स कैन नॉट बी टॉट एट प्राइमरी, बोलता है कि प्राइमरी लेवल में शेप्स पढ़ा ही नहीं। अरे भाई, अगर प्राइमरी लेवल में अगर शेप्स को नहीं पढ़ाओगे तो क्या अपर प्राइमरी ही पढ़ाओगे? वहां तो उसके हायर कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री के स्क्वायर, रेक्टेंगल के अलग अलग प्रॉपर्टीज को पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों तो जब प्राइमरी में ही जब शेप उन्होंने नहीं पढ़ा तो वहां जाके क्या वो खास क्या मैंने खाक लोग से समझेंगे कि शेप्स है क्या? तो केवल 1 और 2 ही सही होगा, यानी कि बोथ 1 and 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, A child often recognizes multi-digit, क्वेश्चन नंबर 7 है, A child often recognizes multi-digit numbers such as 56 or 600, but he does not understand, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको समझना होगा सवाल को। He does not understand that the position of a digit determines its value. As a teacher, how will you address this? कह रहा है कि एक बच्चा आसानी से समझता है कि ये 56 है और ये 600 है, सही है, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आती है कि एक डिजिट पूरे नंबर में जिस जगह पे होता है उसके हिसाब से ही उसकी वैल्यू होती है। जैसे ये 1s हो गया, ये 10s हो गया और ये 100 पोजीशन पे है, तो 6 की वैल्यू कितनी है? 600। हाँ, तो अगर ये 6 अपना जगह बदल ले, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है 624 लिखा है, ठीक है, 6 यहाँ पे 100 के प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू है 600। लेकिन जब ये डिजिट 6 एक डिजिट है, 624 एक नंबर है, जब ये डिजिट अपना प्लेस चेंज करता है, मान लीजिए 2 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ आ गया, 4 आ गया, जो 6 पहले 100 के प्लेस पे था अब वो 10s के प्लेस पे चला गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 60 हो गई। जो पहले 600 था अब 60 हो गई। तो डिजिट अपना जगह बदले तो उसके प्लेस के हिसाब से उसकी वैल्यू भी बदल जाती है। ये समझने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो टीचर क्या करे? सवाल समझ में आया आपको? तो पहला है, तो सवाल देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो रहा है, बने रहिए, ठीक है। तो देखते हैं, पहला है गिव देम लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। बोला कि ढेर सारे सवाल दे दीजिए। अगर उसे यही समझ में नहीं आ रहा है कि डिजिट चेंज होने पे उसकी वैल्यू बदल जाती है, तो उसे ढेर सारा क्वेश्चन देख के क्या होगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं है। आस्क देम टू ब्रिंग देयर पेरेंट्स इन स्कूल। उनसे कहिए कि वो अपने बच्चे को स्कूल में लेकर आए, ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स को स्कूल में लाने से क्या हो जाएगा? यूज मैनिपुलेटिव लाइक बेस 10 ब्लॉक। अब देखिए बेस 10 ब्लॉक क्या है, ये मैं समझाऊंगा कि बेस 10 ब्लॉक क्या है। टेक देम टू फील्ड ट्रिप। उसे फील्ड ट्रिप पे, देखिए फील्ड ट्रिप पे आप कब ले जाते हैं? बाहर कब? मैंने बताया आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसके हमारे भारत के दूसरे हिस्से में ऐसी जगह है जहाँ पे ले जाने से बच्चे उसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा सोलर सिस्टम, अगर सोलर सिस्टम समझाना है तो आप साइंस म्यूजियम ले, कोलकाता में साइंस म्यूजियम है, वहाँ ले जाइए, बेंगलोर में है। अगर आपको सपोज कीजिए कि मैंग्रोव ट्री, मैंग्रोव के जो पेड़ होते हैं जो अंदर से घुस के फिर बाहर जड़ें निकल जाती है, अगर इनके बारे में पढ़ाना है तो इन्हें पढ़ाने के बाद इन्हें अगर दिखाना होगा तो आपको बंगाल के सुंदरबन एरिया में जाना होगा, जहां आप प्रैक्टिकली उन्हें दिखा सकते हैं कि मैंग्रोव ट्री कैसे होते हैं और कैसे सुनामी से ये उस जगह की रक्षा करते हैं। लेकिन ये यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, आपको सिर्फ वैल्यू सिखानी है। इसके लिए बाहर कहाँ ले जाएंगे? पहाड़ पे ले जाएंगे क्या? नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन देने से कुछ होने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है।
पेरेंट्स को लाने से भी क्या होगा, पेरेंट्स क्या कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मैनिपुलेटिव लाइक बेस 10 ब्लॉक है ये क्या है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक होता है वंस, एक होता है टेंस, एक होता है, पहले यही समझते हैं। अब ये जो बेस 10 मेथड है मैं आपको समझाता हूं ये है क्या। वंस, जैसे मैं ब्लॉक बना रहा हूं, ठीक है, एक एक का ब्लॉक बना रहा हूं, जैसे कि ये एक ब्लॉक हो गया वंस का, ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, 1 2 3 4 ब्लॉक है। टेंस में क्या हो गया कि पूरा एक इस तरह से ब्लॉक है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने 3 ऐसे डंडे बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 100 मैंने क्या किया, एक मैंने बड़ा बॉक्स बनाया इस तरह से और इसे मैंने 10 हिस्से में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ से हम आसानी से बच्चों को जो ये जो डिजिट अपने प्लेस को चेंज करने से कैसे इसकी वैल्यू चेंज होती है आसानी समझा सकते हैं। अब देखिए, इसे अगर बच्चे को दे तो वो जानता है इसकी वैल्यू होती है 4, यहाँ एक का वैल्यू 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो ये कितने हो गए हमारे 30। तो आपको पता है एक ब्लॉक जो है 10 का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे 10 है तो ये कितने हो गए 100। तो इसे अगर वो बच्चा प्लस करेगा तो उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा सही जवाब, यानी उसे मिलेगा आपका ये 100, यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा 134। इसे कहते हैं मैनिपुलेटिव लाइक बेस 10 ब्लॉक, यानी कि 10 का ब्लॉक बना के 100 1000 के चीज़ों को बना के बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं कि एक नंबर में जब कोई डिजिट जगह चेंज करता है तो उसकी जगह बदलने से उसकी वैल्यू भी बदल जाती है। इस तरह से हम चीज़ों को आसानी से समझा सकते हैं, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव्स लाइक बेस 10 ब्लॉक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करें और उसे एक बार और देखें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके स्क्रीन पे। अ टीचर वांट्स टू टीच अबाउट मेजरमेंट्स, माप वगैरह के बारे में, मेजरमेंट्स के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लाइक सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या है, ठीक है, सरफेस एरिया के पढ़ा जाते हैं। एंड वॉल्यूम इन 2D एंड 3D शेप, और 2D और 3D शेप्स की जो चीजें होती हैं उसका वॉल्यूम कितना है, माने वो कितना जगह घेरता है, कैपेसिटी कितनी है उसकी। द बेस्ट वे टू टीच दिस कॉन्सेप्ट इज, इस कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ाना है कि सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं 2D और 3D का, तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है। सवाल आपसे यही पूछा गया। अब एक टीचर है, आप बताइए क्या है बेस्ट तरीका। पहला तरीका है एक्सप्लेन ऑल द फॉर्मूलाज यूज्ड इन दिस कॉन्सेप्ट। हम लोग यही करते हैं ना, है ना। प्रिज्म का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है कि नहीं। अलग अलग 2D और 3D फिगर के सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला दे देते हैं, फॉर्मूला याद करो। क्या फायदा, फार्मूला से रट्टा मार सकते हैं सिर्फ, लेकिन डेली लाइफ में जब तक उसको नहीं ढालेंगे, रियल लाइफ में नहीं समझेंगे, तब तक क्लियर नहीं होगा, ये होगा नहीं। Ask how much paint will be required to paint their classroom if 1 liter paint is required to paint area 20 meter square। उनसे ये पूछिए एज ए टीचर कि पूरे क्लासरूम को पेंट करना है, कितना लीटर पेंट चाहिए। अगर 20 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 1 लीटर पेंट की जरूरत है, सिर्फ 20 मीटर स्क्वायर को करने के लिए, तो पूरे क्लासरूम को अगर पेंट करना है, क्लासरूम क्या होता है 3D फिगर होता है, क्या होता है 3D फिगर होता है, तो कितना पेंट लगेगा। यानी कि आप प्रैक्टिकली बच्चों को कुछ एग्जांपल दे रहे हैं क्लास के अंदर ही, डेली लाइफ में जो डेली रिसोर्सेस है, आसपास की चीजों को देख के बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये हो सकता है। आस्क द चाइल्ड टू ऑब्जर्व द यूनिट्स यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल। कह रहा है कि दूध को जब मापते हैं, सब्जी को जब बेचते हैं तो कौन सा मेजरमेंट यूज करते हैं। भाई दूध को जब मापते हैं तो लीटर यूज करते हैं, सब्जी को जब बेचते हैं तो किलोग्राम ग्राम के यूनिट को यूज करते हैं। तो इससे बच्चे को सिर्फ यही मालूम चलेगा कि किस चीज को किस यूनिट में मापते हैं, लेकिन इससे कोई लेन देन नहीं है कैसे सीखा जाए सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना। ये नहीं होगा। प्रेजेंट एग्जांपल्स ऑफ 2D एंड 3D शेप्स द क्लासरूम एंड मेक अ चार्ट ऑफ इट। मतलब आपने क्लास में 2D पढ़ा दिया, भाई क्लास में हमारा ब्लैक बोर्ड है, ये एक 2D शेप है। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स बुक, ये क्लासरूम 3D शेप है, और आपने क्या किया, पूरा एक लिस्ट लिखवा दिया। भाई ये 2D का लिस्ट, ये 3D में आने वाले सामानों का लिस्ट, क्या होगा उससे
बच्चे तो उसको मगिंग करेंगे ना कि 2D में क्या क्या आता है, 3D में क्या क्या आता है। चीज़ों को समझना होगा, 2 आयामी चीज़ें क्या है, 3 आयामी चीज़ें क्या है। जब आप इन चीज़ों को समझा देते, जैसे मान लीजिए 2D आपने समझा दिया, उसके बाद आप बच्चे को बोलिए, जब वो 2D के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो बोलिए कि भाई आओ इधर में, ये जो ब्लैक बोर्ड है ये 2D शेप है, बताओ इसका सरफेस एरिया क्या होगा। जब आपने 3D शेप पढ़ा दिया, 3D समझ में आ गया, अब बोलिए बच्चों को कि बताओ बच्चों, जिस क्लास में बैठ के आप पढ़ रहे हो ये क्लास भी 3D है, तो बताओ इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। वही सवाल था कि बच्चों कहिए कि इस क्लास को पेंट करने के लिए कितना पेंट की जरूरत है। अगर 20 मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट करने के लिए 1 लीटर पेंट की जरूरत है, तो बच्चों को क्या निकालना पड़ेगा, पहले पूरे क्लास का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया को 20 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कि कितने पेंट की जरूरत है। आसानी से हमारा आंसर हो गया कि नहीं। तो ये होता है डेली लाइफ में, चीजों को प्रॉब्लम में डालिए बच्चों को, वो वहां से ठीक बाहर निकल आएंगे और जिंदगी भर उस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे और आपका धन्यवाद करते रहेंगे। यू विल बिकम अ वेरी गुड टीचर एंड आइडियल टीचर। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमने तो आई होप कर लिया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें। इन क्लास 5 अ मैथमेटिक्स टीचर टॉट डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग, तो क्लास 5 में एक मैथमेटिक्स टीचर क्या सिखा रहा है, डेटा हैंडलिंग। जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, जो फिगर्स वगैरह आते हैं, ठीक है, वो सिखा रहा है। इन द क्लास टेस्ट, उन्होंने क्लास टेस्ट लिया, फॉलोड आफ्टर द यूनिट, मैंने यूनिट को उन्हें पढ़ा दिया, डेटा हैंडलिंग क्या होता है पढ़ा दिया, क्लास टेस्ट लिया। द टीचर आस्क्ड दैट प्रॉब्लम्स ऑन ड्राइंग इन्फरेंस फ्रॉम द डेटा। फिर टीचर ने क्या पूछा कि जो डेटा आपको दिया गया है, मैंने किसी भी चीज़ के बारे में डेटा है, मान लीजिए भारत के पॉपुलेशन में पिछले 10 साल में क्या परिवर्तन हुआ है, 10 साल का पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ है, बार ग्राफ दिया हुआ है, जो इस तरह से कुछ दिखता है ना, बहुत सा डेटा होते हैं इस तरह से दिखता है, ऐसा, ठीक है। 2022 का ले लिया मैंने, ठीक है। 20 ये हो गया 20, ये हो गया 19, ये हो गया 18, ये हो गया 17, ये हो गया 16। तो ये डेटा है ना, ये डेटा है, इस तरह से बढ़ रहा है जो भी हो रहा है। उसके बाद टीचर ने पूछा कि इससे आपको क्या इन्फरेंस आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या चीज़ें कंपेयर करो बताओ, ठीक है। नो वन इन द क्लास वॉज एबल टू परफॉर्म इन द टेस्ट, बट उस क्लास का कोई भी बच्चा परफॉर्म ही नहीं कर पाया, बता ही नहीं पाया। द रीज़न में भी क्या लगता है, इसका कारण क्या है, इसके कारण क्या है, आपको क्या लगता है एज ए टीचर इसका कारण क्या है। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसा होता है ना। पहला है, क्लास इज नॉट पेइंग अटेंशन ऑन द डेली होमवर्क गिवन टीचर। डेली होमवर्क जो टीचर दे रहा है उस पर बच्चे जो हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या लेन देन है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया है तो मैं आपको पूरा बुक ही होमवर्क दे दूं तो भी कोई बना नहीं पाओगे आप, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए थे वो आप समझ नहीं पाए, क्योंकि बोला है ना आफ्टर द यूनिट, पढ़ाने के बाद मैंने काम दिया है, ये होगा नहीं। देयर इज अ लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन ऑन द टॉपिक डेटा हैंडलिंग। कह रहा है कि डेटा हैंडलिंग में जो पढ़ाया गया उस पर प्रैक्टिस नहीं करवाया गया क्वेश्चन। यहाँ तो लिखा है कि यूनिट में पढ़ाया गया, चीज़ों को समझाया गया, डेटा हैंडलिंग क्या है बताया गया, है ना, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करवाया गया। देखिए आप कितनी भी प्रैक्टिस करवा लें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस 1 हो या 100 बच्चा बना लेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चा बता ही नहीं पाएगा कि जो पॉपुलेशन के ऊपर जो डेटा दिया हुआ है इसका क्या मतलब है, 2001 में 16 में क्या था, 2022 में क्या था, 2019 का 18 से क्या रिलेशन है, कितने % की ग्रोथ हुई है या कमी आई है या बढ़ा है ना, तो ये भी नहीं होगा। देयर इज अ गैप बिटवीन इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्लास एंड द असेसमेंट कंडक्टेड। कह रहा है कि गैप हो जाता है, मैंने टीचर जो पढ़ाते हैं, जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, आपने यूट्यूब खोल के रखा है, ठीक है, मैं लेक्चर दिए जा रहा हूँ और आप जाकर मैं डिनर कर रहे हो, चाय पी रहे हो, गपड़ी मार रहे हो, फ़ोन में आप रील्स देख रहे हो, तो हुआ क्या, मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिया पर आपका ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पे, या आपका ध्यान था लेकिन मैं जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को आप ठीक से आप कम्युनिकेशन ले नहीं पाए। इंस्ट्रक्शंस तो मिला पर आपको समझ में नहीं आया, क्या होगा, मिसकंसेप्शन हो जाएगा, ये होगा। एंग्जाइटी एंड फियर द क्लासरूम इज द मेन रीजन फेलियर इन द क्लास। देखिए क्लास टेस्ट हो रहा है तो फेल होना, पास होना, ये प्रेशर तो होता है, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं हुआ कि यूनिट पढ़ा दिया हमने, उस पर हमने सवाल किया और क्लास का एक भी बच्चा उसको पास ना कर सके, ऐसा कैसे हो सकता है। पढ़िए ना, नो वन इन द क्लास, क्लास का एक भी बच्चा इसका जवाब नहीं दे पाया। इसका मतलब क्या है, आपके इंस्ट्रक्शन देने में और उनको समझने में बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। इस गैप को एज अ टीचर आपको बहुत ध्यान से समझना होगा और जानना होगा।
और ये बच्चों के परफॉर्मेंस से ही आपको पता चलेगा कि बच्चों ने उसे एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आज के सेशन का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इन प्राइमरी क्लासेस बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एटसेट्रा आर टॉट। यहां पे हो जाएगा टॉट, ये हो गया है टॉट एंड लेटर इन हायर क्लासेस बॉडमास रूल इज टॉट। देखिए प्राइमरी क्लासेस में हम सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, नंबर्स के बारे में जानकारी देते हैं और यही चीज आगे जाके क्या में बदलती है, बॉडमास के रूल में बदलती है, जहां पे हम सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो WB टेट का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो दिस अप्रोच ऑफ गेटिंग मास्टरी इन बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन मास्टरी इन दैट टॉपिक इज नोन एज। तो पहले हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखते हैं और बाद में जाके बॉडमास के रूल को सीखते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यानी अगर आपको हायर क्लास में जाके बॉडमास के नियम को समझना है तो सबसे पहले आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स और नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए। ऊपर है, ऊपर से फिर आप नीचे आओगे, फिर इसके बाद नीचे आओगे, आगे हायर पढ़ोगे। यानी बॉडमास के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। इसको मैथमेटिकल पेडागोगी में टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। जहां पर कहते हैं किसी टॉपिक को अगर पढ़ना है, समझना है, तो उसको पढ़ने और समझने के लिए जिस टॉपिक को पहले पढ़ना जरूरी है उसे पढ़ना होगा। सिंपल सा एग्जांपल दूं, देखिए अगर आपको स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले आपको स्क्वायर की जानकारी होनी जरूरी है। जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, है ना, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो जब आप स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अब कोई आपसे पूछेगा कि आप ये बताओ कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आपको पता होगा क्या होगा, 4 होगा। तो स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले आपको स्क्वायर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को पिछले बेसिक से पढ़ सके। यानी उस टॉपिक को पहले पढ़ाइए जो बाद के टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत ही प्रायोरिटी बेस पे है। तो पहले वो पढ़ेंगे, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पहले पढ़ेंगे, फिर बॉडमास का नियम पढ़ेंगे। ये हो गया आपका आंसर। बाकी यहाँ जो और भी जो चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, बहुत ज़रूरी है चीज़ें। सबसे पहले बताता हूँ डिडक्टिव अप्रोच क्या है। इसके लिए मैं इन चीज़ों को पहले आपने देख लिया होगा, मैं इनको मिटा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिडक्टिव अप्रोच ये सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है सिलोजिज्म में, जो कि रीजनिंग का एक चैप्टर है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक हाइपोथेसिस दिया हुआ है, वहाँ से आपको लॉजिक निकालना है और उस लॉजिक से आपको एक कंक्लूजन पे पहुंचना है जो बिल्कुल ट्रू होगा। कंक्लूजन ट्रू होने के लिए हाइपोथेसिस का ट्रू होना बहुत ज़रूरी होता है। अब कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे इसे कहते हैं क्या कहते हैं इसे, जैसे ऑल बर्ड्स ले एग, इसे कहते हैं प्रेमाइस। क्या कहते हैं इसे? प्रेमाइस माने हाइपोथेसिस। सभी पक्षियां अंडे देते हैं। आपको यहां पे एक इंफॉर्मेशन दिया, लॉजिक दिया हुआ है, पिजन इज अ बर्ड। पहला दिया है ऑल बर्ड्स ले एग, सारे पक्षी अंडे देते हैं। नीचे दिया है कबूतर एक पक्षी है, पिजन एक बर्ड है। तो ये था हमारा प्रेमाइसिस, हाइपोथेसिस। आपने यहां से लॉजिक एक दिया। अब आप यहां पे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि सारे पक्षी अगर अंडे देते हैं और कबूतर एक पक्षी है तो कबूतर भी क्या देगा, अंडे देगा। पिजन ले एग्स, इसे कहते हैं डिडक्टिव, इसे कहते हैं डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, जैसे अगर मैथमेटिक्स में यूज करें तो जैसे कि a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी। अगर a b के बराबर है और यही b c के बराबर है तो a और c भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए आपके पास जो हाइपोथेसिस है उसका ट्रू होना जरूरी है। ट्रू हाइपोथेसिस से कंक्लूजन भी क्या निकलता है, ट्रू निकलता है। ये हो गया आपका डिडक्टिव अप्रोच। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाले क्वेश्चन मैं इसे दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, समय ले रहा हूँ लेकिन पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है इंडक्टिव अप्रोच। अब ये इंडक्टिव अप्रोच क्या है,
इंडक्टिव अप्रोच ठीक उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है। इसमें आपको एक स्पेसिफिक इन्फो दिया रहता है और आप उससे लॉजिक निकालते हैं और उससे एक जनरल परसेप्शन तैयार करते हैं, जनरल परसेप्शन तैयार करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मैं एक बहुत ही एक बढ़िया से एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे आई सॉ फायरफ्लाई इन माई बैकयार्ड एवरी समर, ठीक है। ये आपके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है। हर गर्मी के महीने में आप अपने घर के पीछे जो बगीचा है, जो बैकयार्ड है, वहां पे आपको जुगनू दिखाई देते हैं। हर गर्मी के महीने में घर के पीछे आपको जुगनू दिखाई देते हैं। तो आपने यहां से कंक्लूजन क्या निकाला, दिस समर आई विल सी दैट टू। कह रहा है इस गर्मी में भी मुझे जुगनू दिखाई देंगे, क्योंकि उसने प्रश्न बना लिया है। जब भी गर्मी का मौसम आता है, घर के पीछे जो है उसे फायरफ्लाई दिखाई देता है, जुगनू दिखाई देता है। तो उसने प्रश्न बनाया कि इस साल भी गर्मी में घर के पीछे मुझे जुगनू दिखाई देंगे। एक स्पेसिफिक दिया हुआ है, आपने एक जनरलाइज कर लिया है कि नहीं। पिछले 3 साल से कॉलेज मार्च महीने में ही 3rd ईयर की परीक्षा लेता है, ये 4था वर्ष है। तो आपने क्या बोला, इस साल भी कॉलेज मार्च के महीने में ही 3rd ईयर की परीक्षा लेगा, क्योंकि पिछले 3 साल ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, इंडक्टिव अप्रोच। और लास्ट हो गया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जब चीज़ों को आप देखते हैं, खुद करते हैं, रियल लाइफ में इंटरप्रीट करते हैं। सब्जी बाजार में गए, आपने अलग अलग सब्जी अलग अलग ग्राम अलग अलग किलोग्राम में लिया, आपने पैसा दिया, सब्जी वाला भले ही इलिटरेट है लेकिन आपको पूरा हिसाब किताब का सही रुपया आपके हाथ में थमा दिया। जब इन चीज़ों को आप समझते हैं, इंटरप्रीट करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और इसे फिर अपने रियल लाइफ में मैथमेटिकल क्लासरूम में जब इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसे हॉरिजॉन्टल मैथमेटाइजेशन कहते हैं। सो बच्चों, आई होप, मुझे लगता है आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। 10 सवाल थे, लेकिन ये 10 सवाल विश्वास कीजिए 100 क्वेश्चंस के बराबर है। मैं आपका WBTET 2022 निकाल के रखूंगा, इसकी पूरी गारंटी है काबिल अकेडमी पे, और किसी भी चैनल पे आपको इस तरह क्लासेस नहीं मिलेगी। इसलिए क्लास को शुरू से लास्ट तक देखें, लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है, हमें मोटिवेशन मिलती है, शेयर कर दे, सबको जरूरत होती है क्लास की, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि काबिल अकेडमी की WBTET की और भी क्लासेस आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, सारे एग्जाम से क्वेश्चंस है। इसे देखें, बार बार देखें, नोट्स बनाएं और 70 दिन की जो स्ट्रैटेजी है, केवल 70 दिन है आपके पास। इस 70 दिन में आप बहुत बड़ा गेम खेल सकते हैं और एग्जाम को पास करके नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आपसे अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट।